in association with Kuku FM. नेता नगरी के इस सत्र में हम प्रकटता तो दो इंडक्शन के जरिए दो राज्यों की राजनीति में होने वाले संभावित बदलावों की बात करेंगे, लेकिन इधर कुछ अरसा हुआ बिहार की सियासत पर तसल्ली से बात नहीं हुई, तो हमें लगा कि नेता नगरी के मित्र और इंडियन एक्सप्रेस में असिस्टेंट एडिटर संतोष सिंह जी को बुलाया जाए और पूछा जाए कि ये दिल्ली में तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई है, लेकिन बिहार में कन्हैया कुमार के आने का क्या असर होगा। आरजेडी में एक विधायक जी हैं भाई वीरेंद्र, उनका बयान आ गया नाना करते करते। तेजस्वी यादव अब इस नए समीकरण के साथ कैसे सामने बिठाएंगे। कांग्रेस के जो पुराने चावल हैं बिहार के हैं, जो खेलते तो दहाई में ही है लेकिन अरमान उनके बड़े बड़े हैं, तो वो कैसे कुछ करेंगे। और जब नीतीश के साथ थे तो कुछ समय सत्ता सुख भी मिल गया था, अब उसकी स्मृतियां हैं, देखिए उससे कितने दशक तक काम चलता है। और एक चर्निंग तो है जो बिहार में होनी है, क्योंकि अब अगली पीढ़ी का मामला हो जाएगा। और हमारे साथ नव गुजराती समय के चीफ एडिटर अजय उम्मट जी जुड़ रहे हैं, तो इनके बहाने अब चूंकि गुजरात चुनाव की आहट भी स्पष्ट हो चली है, हालांकि ये 2022 के उत्तरार्ध में चुनाव होंगे, लेकिन तमाम पॉलिटिकल मूव, पिछले दिनों मंत्रिपरिषद में बदलाव हुआ, नए मुख्यमंत्री का नाम आया, तो सबके आलोक में काफी बात हुई। तो अब जिग्नेश मेवानी के आने के बाद कांग्रेस की वहां संभावनाएं क्या हैं, हार्दिक पटेल कितना सुरक्षित और असुरक्षित महसूस कर रहे हैं जिग्नेश के आने से, क्या कांग्रेस नए सिरे से एक ट्रोइका बनाना चाह रही जिसमें एक पाटीदार, एक दलित और एक ओबीसी से कोई चेहरा आ जाए नया, जो पहले इन्होंने हार्दिक, अल्पेश और जिग्नेश में करने की कोशिश की थी। इन सब संभावनाओं पे बात करेंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल पूछेंगे मेरे साथी निखिल। पहला सवाल संतोष जी के लिए ही है। सर, हमने जब कन्हैया का इंडक्शन देखा, टेलीविजन पर देख रहे थे, उस दिन कई और चीजों की चर्चा थी, लेकिन उसके उस बिहार वाले कंपोनेंट का जिक्र काफी कम हुआ नेशनल पॉलिटिक्स में, कि कन्हैया बिहार से आते हैं और कांग्रेस में आएंगे, तो अभी तो नहीं हम जानते कि उन्हें बिहार में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी जाएगी नहीं दी जाएगी, लेकिन उनके पहचान के साथ में उनके सूबे का परिचय जुड़ा हुआ है। तो हम कन्हैया के इंडक्शन से जो बिहार कंपोनेंट जुड़ता है, जो कांग्रेस का उस तरह की सोच रही होगी, उस पर चाहते हैं कि आप प्रकाश डालें। बहुत सालों के बाद ऐसा हुआ है कि कांग्रेस ने लीडरशिप में इन्वेस्ट किया है। भले ही एक अब विरोध भी थोड़ा सा शुरू हो गया, विरोध के स्वर कांग्रेस से आने शुरू हो गए कि डेपुटेशन पर लाए जा रहे हैं नेता, लेकिन मुझको लगता है कि अभी देखिए 24 में देरी है, 25 का अगला चुनाव है। ये पहली बार मैं देख रहा हूं इतने सालों के बाद कि कांग्रेस लीडरशिप में इन्वेस्ट करते हुए दिख रही है। दैट इज पॉइंट नंबर 1। अभी सौरभ इशारा कर रहे थे पुराने चावल की, तो मैं देख रहा हूं कि डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र के बाद जो भी कोई भी महत्वपूर्ण पदों पर रहे, खास करके बीपीसीसी प्रेसिडेंट, हालांकि कन्हैया ने कोई पद नहीं लिया है, अभी लेने की संभावना भी नहीं है, तो उसका विरोध शुरू सब दिन हुआ है। चाहे वो अनिल शर्मा बने हैं या फिर उसके बाद अशोक चौधरी बने, चौधरी महबूब अली कैसर बने, अशोक राम बने, तो सबका, मदन मोहन झा बने, तो एक खेमा लगता है कि विरोध करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। और अभी भी वही तकरीबन स्थिति है। कन्हैया आया नहीं है, अभी वो चर्चा है कि कन्हैया किससे दिल्ली में मिल रहे हैं और क्या उसका रोल होगा, उसके आने से क्या फायदा हो गया, क्या वो अपना कम्युनिस्ट तेवर छोड़ पाएगा, क्या कांग्रेस को सूट करेगा। तो ये सारी बातें शुरू हो गई है। लेकिन मैं इसको इस तरह से देख रही हूँ कि सदाकत आश्रम, जो कि पॉलिटिकल एक्टिविटी का हब हुआ करता था टिल 90 तक, और सारी एक्टिविटी वहां से करीब 7-8 किलोमीटर दूर बीरचंद पटेल पथ पर सिमट के आ गई, जहां की भाजपा के कार्यालय हैं, जदयू के हैं, राजद के हैं। क्या कुछ एक्टिविटी का शेयर कन्हैया के पास सदाकत आश्रम लौटेगा? तो ये बहुत बड़ा सवाल है, और वो चर्निंग शुरुआत हो गई है, और एक 30 समथिंग का लीडर एक सदाकत आश्रम में दिखेगा, जो कि कांग्रेस की पॉलिटिक्स में अभी तक नहीं हुआ था। तो मुझको लगता है कि एक बज तो है, कन्हैया के आने से बज तो है। लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि व्हाट एल्स इज ब्रिंगिंग अदर देन मुस्लिम, दलित एंड अ फ्रेगमेंटेड अपर कास्ट कोड, बट आई थिंक मुझको लगता है लॉट मोर। और यूथ से उसका कनेक्ट है, और रेबल राउजर है, बहुत अच्छा स्पीच है। लेकिन ये इन सब के बावजूद कन्हैया की सबसे बड़ी चुनौती होगी कि अब ग्रैंड अलायंस के साथ कैसे सामंजस्य होगा। जो वेटरन लीडर्स हैं, जो कांग्रेस की कंस्टिट्यूएंसी कही जाती है, बहुत सारे कुमार हैं, कन्हैया कुमार के पहले मीरा कुमार हैं, निखिल कुमार हैं,
और भी सीनियर लीडर हैं, प्रेमचंद मिश्रा हैं, कौकब कादरी हैं, श्याम सुंदर धीरज हैं। तो बहुत सारे लीडर से कुछ कहीं एक्सेप्टेंस मिलेगा, कहीं रेजिस्टेंस मिलेगा। तो चैलेंज तो है, लेकिन हाँ, एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट, एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, मुझको भी लग रहा है कि कुछ हम लोगों को अच्छा कवर करने के लिए मिलेगा। एक सदाकत आश्रम में कुछ एक्टिविटी नहीं थी, कुछ एक्टिविटी होती हुई दिख रही है मुझे। सर, इसी के साथ क्या आप एक छोटा कमेंट जो कांग्रेस की प्रेजेंट लीडरशिप है बिहार सूबे में और उसकी जो स्थिति है उस पर भी कर देंगे, फिर हम उमर साहब के पास भी चलेंगे? हाँ, अभी क्या है कि अभी प्रेजेंट लीडरशिप मुझे बहुत ज्यादा दिखती नहीं है। मदन मोहन झा स्टेट प्रेसिडेंट हैं, लेकिन फॉर ऑल पर्पसेस मुझे लगता है कि अखिलेश सिंह जो राज्यसभा एमपी हैं, सबसे इंपॉर्टेंट लीडर मुझे लगते हैं, जिनके कहीं ना कहीं कांग्रेस पर बहुत ज्यादा प्रभाव दिखता है। तो अखिलेश सिंह हैं, लेकिन वो प्रच्छन्न रूप से कंट्रोल करते हैं। मदन मोहन झा कभी असर्ट करते हुए मुझे नहीं देखे। तो मुझे बहुत ज्यादा अभी प्रेजेंट लीडरशिप से कुछ ज्यादा एक्टिविटी मुझे होती हुई नजर नहीं आ रही है। तो मैं उस पर ज्यादा कुछ कमेंट करना, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा बोला ही नहीं जिस पर कि कमेंट किया जाए। अजय उमर जी की तरफ जाना चाह रहा हूँ कि हमने देखा अजय जी कि फुटेज कन्हैया को ज्यादा मिला, जिग्नेश को उतना नहीं मिला, जबकि जिग्नेश विधायक है और कन्हैया सांसदी का चुनाव हारे व्यक्ति है गुजरात में। लेकिन जिग्नेश के इंडक्शन को कैसे देखा जा रहा है, पॉलिटिकल सर्कल में किस तरह की मर्मरिंग है? हकीकत यह है कि आपकी बात बिल्कुल सही है कि जिग्नेश को फुटेज भी कम मिला, और दूसरा कि जिग्नेश अभी भी मुझे लग रहा है कि डायलेमा में है। वो कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप से भी कुछ नेगोशिएशन करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने टेक्निकल कारण बताते हुए पार्टी को ज्वाइन नहीं किया। लाजिमी ये होता कि वो कन्हैया कुमार की तरह पार्टी ज्वाइन कर लेते, लेकिन जब उनकी मुलाकात राहुल गांधी के साथ हुई तब तो उन्होंने राहुल गांधी को हाँ में हाँ भर दी, लेकिन बाद में उन्होंने हार्दिक और बाकी सब लोगों के साथ जब बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने काफी अपने नेगोशिएशन के इश्यूज जो थे वो बताए, जिसको यहाँ की गुजरात की लीडरशिप बिल्कुल एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। किस तरह के नेगोशिएशन में क्या टर्म्स है, अगर आप हमारे दर्शकों को बता सकें? जैसे वो ये कहते थे कि भाई मैं तो सीएलपी लीडर बनना चाहता था, लेकिन वो टेक्निकली वो बात उड़ा दी गई कि भाई सीएलपी लीडर आप कैसे बन सकते हो, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट एमएलए हो, आपको इस्तीफा देके वापस चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो जिग्नेश मेवानी की वो तैयारी नहीं है कि इस्तीफा देके वापस वो विधानसभा का चुनाव लड़े, क्योंकि अभी वो इंडिपेंडेंट की तहत चुनाव लड़े हैं, इसलिए उनको कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के लिए इस्तीफा देना पड़ेगा, वो तैयार नहीं है। इसलिए फिर उन्होंने कहा कि तो फिर मुझे कांग्रेस पार्टी का गुजरात प्रदेश कांग्रेस का प्रमुख बना दीजिए। वहां हार्दिक पटेल उनको अपोज कर रहा है। तीसरी बात कि गुजरात के जो लीडर हैं, भरत सोलंकी से लेके अमित चावड़ा, परेश धानानी, शक्ति सिंह गोहिल, वो सबका ये कहना है कि भाई जिम्मे आए, अभी इनको पार्टी में 2 दिन नहीं हुए, आप उनको पार्टी प्रेसिडेंट, एक्टिंग प्रेसिडेंट ये कैसे बना सकते हो। इसलिए हार्दिक पटेल जो है वो पार्टी प्रेसिडेंट बनना चाहता था, और ऐसी बात थी कि जिग्नेश को सीएलपी लीडर या कोई और पोस्ट दे, लेकिन जिग्नेश मेवानी जो है वो अपने सभी ऑप्शंस जो है आज की तारीख में ओपन रखना चाहता है। वो ममता बनर्जी से भी बात कर रहा है, वो नीतीश कुमार से भी जाके मिलता है, वो शिवसेना वाले के लीडर से भी मिलता है। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं उसको खुद को लग रहा है कि गुजरात की नेतागिरी जो है उसको स्वीकृति नहीं दे रही है। दूसरा कि गुजरात में जो शेड्यूल कास्ट है उसका परसेंटेज इतना ज्यादा नहीं है जितना आपको पंजाब में, बिहार में, यूपी में देखने को मिलता है, और इसलिए जिग्नेश को लगता है कि गुजरात में अगर वडगाम या 1-2 कॉन्स्टिट्यूंसी को छोड़ के उसके लिए कोई इतनी सेफ कॉन्स्टिट्यूंसी भी नहीं है। और मेरी यहाँ 3 दिन पहले गुजरात के विधायकों से बातचीत हुई तो गुजरात के सभी विधायक कहते थे कि एक आंदोलनकारी नेता है वो अपनी जगह ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको पार्टी में अपने सर आंखों पे बिठा के इनको पार्टी प्रेसिडेंट या एक्टिंग प्रेसिडेंट के तहत स्वीकृत करेंगे। सो गुजरात में कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप इनको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। उनका ये कहना है कि एक्सपेरिमेंट करने की ताकत भारतीय जनता पार्टी में है, जिसने सब बदल डाले, है ना, सीएम से लेकर सबको बदल डाले, लेकिन अभी कांग्रेस पार्टी की ये पोजीशन नहीं है गुजरात में कि सबको बदल डाले। मुझे लगता है जिग्नेश मेवानी के लिए यहाँ लोकल लेवल पे एक्सेप्टेंस नहीं है। मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि ये जो हार्दिक पटेल वाला प्रयोग किया गया, इसको कांग्रेस के ओल्ड गार्ड ने कैसे लिया वहां पे? क्योंकि देखिए हार्दिक पटेल 2000 तक तो आयु की वजह से अर्हता भी नहीं थी, उनकी एलिजिबिलिटी भी नहीं थी, है ना, उनको वर्किंग बना दिया गया। वो नाराज है कि साहब हमने हमें वर्किंग बना के रखा। बाकी लोग कह रहे हैं कि आपने सीधे लाके पैराशूट लैंडिंग करा दिया, आप ऑर्गेनाइजेशनल हेड पे के लेवल पे। तो कैसे देख रहे हैं जो कांग्रेस के ओल्ड गार्ड हैं, खासतौर पे गोहिल हैं, सोलंकी हैं, चावड़ा, इन सब का आपने जिक्र किया?
आपने जो सबसे पहले सौरभ जो उल्लेख किया कि गुजरात में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था कि एक ट्रॉइका लगा दीजिए, तो हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर और जिग्नेश मेवानी को जब अहमद पटेल थे तब ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ था कि एक ओबीसी कास्ट से अल्पेश ठाकुर, हार्दिक पटेल पाटीदार समुदाय से और जिग्नेश मेवानी जो थे वो अनुसूचित जाति जनजाति से, ये आंदोलनकारी नेता के तहत इन्होंने अच्छा काम किया, काफी आक्रामक रुख अपनाया। लेकिन जब पार्टी में इनको लाया गया तो पार्टी में इनकी स्वीकृति बिल्कुल नहीं बन रही है। जिग्नेश मेवानी को लेके शक्ति सिंह गोहिल, अमित चावड़ा, परेश धानानी, अर्जुन, ये सब लोग काफी चिंतित है कि इस तरह से जिम्मे कोई एक हफ्ते पहले पार्टी ज्वाइन करे और उसको सीधी इतनी बड़ी पोस्टिंग नहीं देनी चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि गुजरात में एक्सेप्टेंस नहीं आएगा जिग्नेश मेवानी जो सोच रहे हैं उस लेवल पे। एक मेरा सवाल और है जी, मंत्रिपरिषद में फेरबदल हो गया, नए मुख्यमंत्री आ गए, लेकिन क्या असंतोष फिलवक्त के लिए दबा है या परमानेंट सॉल्यूशन मिल गया है? क्योंकि ये रिफ्लेक्शन तो चुनाव में भी दिखेगा ना। बीजेपी का ओल्ड गार्ड भी तो नाराज है ना, उनकी भी तो अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। बिल्कुल, लेकिन मैं आपको बताऊं सौरभ के मोदी जी ने ये एक्सपेरिमेंट पहले भी किया था। गुजरात के अंदर कॉरपोरेशन के चुनाव के वक्त उन्होंने कहा था कि एंटी इनकम्बेंसी को हटाने के लिए चेहरे बदल दीजिए, और वो एक्सपेरिमेंट उनका अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत और जूनागढ़, ये 4 सिटी में काफी सक्सेसफुल गया। उसके बाद पिछले कॉर्पोरेशन के चुनाव में उन्होंने एक क्राइटेरिया लेके आए कि 60 ईयर से ऊपर या 3 टर्म जिन्होंने कॉर्पोरेशन में कर ली है उनको अब चांस नहीं दिया जाएगा। और फिर भी बावजूद इस क्राइटेरिया के 100% सफलता भारतीय जनता पार्टी को मिली, और सीआर पाटिल जो है वो इसी को अपनी यूएसपी बना रहे हैं कि मैं पार्टी में नए लोगों को चांस देना चाहता हूं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि नितिन पटेल जो डेप्यूटी सीएम थे और महत्वाकांक्षी थे कि उनको अब सीएम बनाया जाएगा, जब उन्होंने पार्टी हाईकमांड के सामने ये कहा कि मैं 1990 से लेके 2021 तक 30 ईयर तक 8 विधानसभा के चुनाव जीता हूं, मुझे क्यों हटाया जा रहा है, तो उनको कहा गया है कि यही एक वजह है कि अगर आप एक मत क्षेत्र से 8 बार लगातार चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे तो बाकी कार्यकर्ताओं को के लिए कोई मोटिवेशन नहीं रहेगा। इसलिए हम चेहरे भी बदलना चाहते हैं और अगले चुनाव में सब सीनियर्स की टिकट भी कटेगी। और मैं आपको बताऊं कि गुजरात में इसका पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है। बीजेपी के सामने कार्यकर्ता है वो खुश है, नेता जरूर नाराज है, और इसका खामियाजा अगर पार्टी को भुगतना पड़ेगा नहीं तो वो एक हफ्ते में पता चल जाएगा, क्योंकि गांधीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की चुनाव आ रही है जिसमें आम आदमी पार्टी भी पूरी ताकत लगा रही है, कांग्रेस भी लगा रही है और गांधीनगर में भारतीय जनता पार्टी भी लगा रही है। तो एक हफ्ते में पता चल जाएगा कि सच में सीनियर्स जो है वो पार्टी को डिस्टर्ब करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। ये बड़ा हल्ला था पाटीदार अनामत, पाटीदार अनामत। अनामत का मसला तो देखिए सुलझा नहीं, बिल्कुल नहीं। अगला चुनाव भी आ गया, सबकी जिसकी नेतागिरी जिस दौरे पहुंचनी थी वो भी हो गया। आज की तारीख में पाटीदारों, खास तौर पे जो सौराष्ट्र के पाटीदार हैं, क्या उनके बीच कोई ऐसा मोमेंटम, कुछ ऐसा तैयार हो रहा है जैसे सूरत में दिखा? क्या उस तरह की चीज सौराष्ट्र में दिख सकती है? वो क्या एक नया राजनीतिक विकल्प, नया आंदोलन तलाश सकते हैं, या वो एक दफा चढ़ने वाली काठ की हांडी थी, उसकी मियाद उम्र पूरी हो गई? अब देखिए मैं कर देता हूँ, ये आम आदमी पार्टी वाला फिनोमेना जो आपने पहले भी हमारी बात हुई थी, तब भी आपने ये कहा था कि आम आदमी पार्टी का परफॉर्मेंस जो सूरत में था उसका एक कंपोनेंट वहां से आता है कि जो डिसग्रंटल्ड कांग्रेसमैन थे जो वहां शिफ्ट हो गए। हाँ, तो जब आप जब पाटीदार अनामत और उसके पॉलिटिकल इफेक्ट को इस समय में बताएंगे तो एक लगे आप आम आदमी पार्टी के बारे में भी बता दीजिएगा, क्योंकि अब ऑब्वियसली लोग ये गेम जान गए क्या चीज, या घटना ये दोबारा होगी क्या? ये दोनों सवाल काफी अच्छे हैं। एक्चुअली क्या हुआ था, मैं एक सेंटेंस में इसको रिपीट भी करता हूं कि सूरत में जो आम आदमी पार्टी को सफलता मिली थी वो इसलिए मिली थी क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवारों का चयन ठीक से नहीं किया, और हार्दिक पटेल वाला जो गुट था, जो पटेल अनामत आंदोलन समिति PAAS पास जिसे कहते हैं, उनके समर्थकों को टिकट नहीं दी, इसलिए उन्होंने रिवोल्ट किया। और जब वो रिवोल्ट करके पार्टी की तरफ से एक ऑप्शन ढूंढना चाहते थे तो उनको आम आदमी पार्टी ने टिकट ऑफर कर दिया, और उसकी वजह से सूरत में आम आदमी पार्टी को एक 24 सीट्स का एडवांटेज मिल गया। बट दैट डज नॉट मीन के पटेल वोट बैंक जो है वो कांग्रेस से पूरा आम आदमी पार्टी की तरफ खिंच गया। लेकिन जब ये आंदोलनकारी जो थे, जो आम आदमी पार्टी में मिल गए और केजरीवाल
केजरीवाल और उन्होंने इनको काफी कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट और ये सब देना चालू किया कॉर्पोरेशन के चुनाव के बाद, तो इनको लगा कि हमें अब अपनी पटेल अनामत आंदोलन वाली नेतागिरी है उसको वापस खड़ा करना चाहिए। इसलिए ये लोग गए, जो पटेलों का जो एक धार्मिक स्थल है खोडलधाम, वहां गए और वहां से इन्होंने नरेश पटेल को जाके कांटेक्ट किया और सूरत से काफी पटेल सीनियर लीडर्स जो थे वो आम आदमी पार्टी में ज्वाइन करने के लिए सम्मत हुए। तो खोडलधाम से नरेश पटेल ने स्टेटमेंट दिया कि गुजरात में अगला मुख्यमंत्री पटेल होना चाहिए और अगर भारतीय जनता पार्टी ये नहीं करेगी तो हमारे पास एक ऑप्शन ओपन है, हम अपने ऑप्शंस देखेंगे। उस स्टेटमेंट को लेकर भारतीय जनता पार्टी की शीर्षस्थ नेतागिरी थी वो डर गई और उन्होंने गुजरात में 2 सीनियर पटेल नेता, एक कड़वा पटेल और एक लेवा पटेल, कड़वा पटेल में से पुरुषोत्तम रूपाला और लेवा पटेल में से मनसुख मांडविया, दोनों को कैबिनेट में प्रमोशन दे दिया। बावजूद उसके पटेल जो सौराष्ट्र के थे वो नाराज थे, इसलिए उन्होंने विजय रूपाणी जो सौराष्ट्र से आते थे, जैन कम्युनिटी से थे, उनको हटा के एक पाटीदार को मुख्यमंत्री बना दिया। अब इतना करने के बाद मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने पाटीदारों का काफी तुष्टीकरण कर दिया है और कांग्रेस पार्टी में जो हार्दिक पटेल के सामने एजिटेशन चल रहा है कि हार्दिक को पाटीदार होने के बावजूद उसको नेता नहीं बनाना चाहिए, उसमें यही दिखा जाता है कि अगर पाटीदारों की शरणागति कांग्रेस पार्टी भी स्वीकार लेगी तो कांग्रेस की जो ओरिजिनल वोट बैंक थी, क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी एंड मुस्लिम, जो खाम थियरी माधव सिंह सोलंकी थी, उसमें हमारी वोट बैंक खसक जाएगी। इसलिए कांग्रेस का पार्टी काफी केयरफुली डील कर रही है और वो अब हार्दिक पटेल को उतनी तवज्जो नहीं देना चाहती है जितनी एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वो सोच रहे थे। संतोष जी, मेरा सवाल, मैं गुजरात से इसी टोन के साथ बिहार में दाखिल हो रहा हूं कि एक तरफ गुजरात को महाराष्ट्र से प्रॉक्सिमिटी और तमाम वजहों से प्रयोगशाला कहा गया भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रयोगों की, जिसको उन्होंने सांगठनिक स्तर पर फिर अलग अलग जगह लागू किया। ये वाला प्रयोग भी देख लिया, लेकिन बिहार में कोई भी वो अभी तक ऐसा प्रयोग नहीं कर पाए जिससे वो सारे मुख्य दावेदार हो। नीतीश कुमार की सीटें इतनी कम है, इसके बावजूद प्रभारी महासचिवों को बार बार बयान देना पड़ता है कि नीतीश ही मुख्यमंत्री रहेंगे, 5 बरस ही रहेगा। जब थोड़ा दाएं बाएं होता है तो किन्हीं संतोष सिंह की एक रिपोर्ट भी उनके लिए औजार बन जाती है। आपकी मैं उस रिपोर्ट का जिक्र कर रहा हूं जिसमें आपने भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रदेश की उप मुख्यमंत्री की जो कथित अनियमितताएं हैं उनके बारे में लिखा, तो वो भी एक नीतीश के लिए हथियार बन जाता है। इसी तरह के हथियार का इस्तेमाल करके वो आरजेडी के साथ भी गठबंधन से बाहर आ गए थे, जबकि 2015 में लग रहा था कि ये बिल्कुल जन्म जन्म का साथ है, एकदम कहां से भरत मिलाप हो गया। बीजेपी बिहार में कहां अटक रही है? नेता नहीं मिल पा रहा है, एक पैन बिहार अपील वाला जिसकी अपील कैमूर से शुरू होकर और किशनगंज तक जाती हो, या वो नैरेटिव नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि ब्रांड मोदी की लोकप्रियता तो है, इसीलिए नीतीश ने 2019 के लोकसभा चुनाव में अपने आप को बैकफुट पर रखा, चाहे वो जेडीयू की रैली में जाते थे या मैंने खुद कुछ रैली अटेंड की, तब उन्होंने अपने सिक्के को बहुत नहीं चलाया। कहाँ पे है मुश्किल? मैं बराबर बोलता हूँ कि मेरी एक ब्रिम थ्योरी है नीतीश कुमार को लेकर के, कि वो ब्रिम थ्योरी ये है कि 70% अपोनेंट का होता है, 30% इनका होता है। अपोनेंट नहीं मतलब उनके सहयोगी का। जब वो एनडीए के बीजेपी के साथ थे तो वो 70% नीचे वाला बीजेपी का था, जब आरजेडी के गए तो वो नीचे वाला 70% उनका था, ऊपर का 30% इनका हो जाता है हमेशा नीतीश कुमार का। तो नीतीश कुमार एक केस स्टडी है कि बिहार की नेशन की पॉलिटिक्स में, जिसमें उनको पूरी तरह से आप रीजनल छत्र भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी लगभग 17 बरस से मुख्यमंत्री बने हैं, तो वो अपना डेवलपमेंट फेस को ऊपर करके, अपना पॉलिटिकल कैलकुलेशन करके, वो पोस्टरिंग करके, अभी देखिए बीजेपी के अगेंस्ट में उन्होंने रिसेंटली कितना अभी अटैक किया, पेगासस पर किया, कास्ट सेंसस पर किया, 2 चाइल्ड थ्योरी पर किया, अब जाकर के शांत हुए। जिंद में जो वो नहीं गए उसके बाद से वो थोड़ा सा रोल बैक कर रहे हैं। तो बीजेपी अटक रही है। जैसे कि आपने शुरुआत किया कि ऐसा कोई नेता, जिसे बहुत अच्छा आपने यूज किया, कैमूर से लेकर के किशनगंज तक का अपील हो, यस, ये उन्होंने अपना नेता प्रोजेक्ट नहीं किया। आपने सुशील मोदी जैसे कद्दावर नेता को हटाया, लेकिन किसको रिप्लेस किसको किया? कि आपने 2 ऐसे नेता का नाम दिया जो कि स्टेट पॉलिटिक्स में जिनकी चर्चा नहीं होती थी। हम उनके पॉलिटिक्स को मैं डाउट में नहीं कर रहा हूं, लेकिन तारकिशोर प्रसाद की, रेणु देवी की चर्चा स्टेट लेवल पॉलिटिक्स में नहीं होती थी, ये बात सच है। आपने कास्ट कैलकुलेशन देखा, एक ओबीसी को आप डाल दिया, ओबीसी कलवार को, और एक आपने ईबीसी नोनिया को डाल दिया कि एक उस ब्रैकेट में सूट करता है। और सुशील मोदी का अपॉइंटी भी है कि किसी भी बड़े नेता को आप हटाते हैं तो आप उनसे आप पूछते हैं कि किसको लाए, तो आपने वो ले तो आए, लेकिन क्या वो दोनों नीतीश कुमार के बराबरी में
या समकक्ष खड़े हो सकते हैं? जवाब है नहीं। वो एक्सपेरिमेंट अभी भी नहीं कर रही है। अब 21 का लास्ट आ रहा है, फिर 22 आएगा। तो बीजेपी, मुझको नहीं लगती है कि उस सेंस में असर्ट कर, उनको लगता है कि चलो एक अलायंस है, अगर 40 में से 39 सीट हमको ला करके जीत के दे रहा है तो एक स्टेट का हम शेयर कर सकते हैं पावर, कोई दिक्कत नहीं है, इस लाइन ऑफ थॉट के। लेकिन जो शुरू में लग रहा था कि एग्रेशन होगा, बंगाल में जीत नहीं हुई, फेवरेबल रिजल्ट नहीं आया, अब हम लोग सबकी निगाह उत्तर प्रदेश पर है उसके बाद, तो मुझको एक होता है कि एक लीडरशिप में इन्वेस्ट करे, वो करती हुई बीजेपी अभी तक नहीं दिख रही है। अभी जो बीच में चर्चा चल रही थी, आपने मेरी रिपोर्ट की चर्चा की, मेरी उसकी एक चर्निंग हुई, उसी शाम को मीटिंग हुई, तारकिशोर प्रसाद को एक मैसेज दिया गया कि ये चीजें नहीं चलेगी और सेंटर को रिपोर्ट दिया गया। तो अभी फिलहाल कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन मान लीजिए कल को 1 महीने के बाद चेंज भी हो, तो कौन सी नाम है? नित्यानंद राय का नाम सबसे ऊपर आता है। तो क्या एक यादव को डिप्टी सीएम बीजेपी बनाएगी? क्या ये रिस्क लेगी? वो तो डोमेन तेजस्वी का है, तो वो पॉलिटिक्स नहीं कर पाएगी। तो कौन से नाम आ सकते हैं? तो उस नाम को लेकर के कुछ हलकों में लोग बोलते हैं कि एक हो सकता है कि एक सरप्राइज पैकेज जो व्हाई नॉट जनक राम, एक शेड्यूल कास्ट का नाम हो सकता है। लेकिन ये सारी बातें चल रही है, लेकिन एक लीडरशिप, एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप जो कि असर्ट करे, जो कि एक असेंबली में ठीक से बोले, असेंबली के बाहर बोले, पार्टी के मुद्दों पर अपने आप को असर्ट करे, ये लीडर बीजेपी मुझे देती हुई बिहार में अभी तक नहीं दिख रही है। इसी के कारण अब 43 सीट्स होने के बावजूद भी उनको कंसीड करना पड़ता है सब कुछ, अभी भी असर्ट नहीं कर पाई है बीजेपी। अच्छा, ये सत्र खत्म हो इससे पहले ये जो चचा भतीजे का न्यू फाउंड लव है तेजस्वी और नीतीश का, हमको वो तस्वीर बड़ी दिलचस्प लग रही थी, जिसमें जाति आधारित जनगणना के लिए दोनों बगलगीर होके पहुंचे थे, दिल्ली वाली। जी देखिए वो क्या है ना कि आप देखिए इनके पास आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के लिए या फिर अपनी पॉलिटिक्स से अलग होने के लिए क्या बचा है जदयू के पास? 370 रहा नहीं, राम मंदिर को कोर्ट ने वो ये वाला कर दिया, तो जो भी पॉइंट ऑफ डिसएग्रीमेंट थे वो तो है नहीं। कास्ट सेंसस एक ही चीज है जो सारी विपक्षी पार्टियों को इंक्लूडिंग कांग्रेस को जोड़ती है, तो उसमें तो कंसीड नहीं करेंगे। अभी भी बोल रहे हैं कि हम फिर मीटिंग बुलाएंगे, फिर साथ आएंगे। और इससे क्या होता है कि चचा भतीजा जो एक साथ आते हैं तो बीजेपी को एक सटल मैसेज जाता है कि नीतीश कुमार कहते हैं कि देख लो मेरा ये ऑप्शन हमेशा ओपन है। तो जब ये ऑप्शन ओपन है तो वहीं बीजेपी डर जाती है कि चलो यार, मतलब ये उत्तर प्रदेश नहीं है, ये बिहार है, यहाँ 2-3 खंबा में से 2 एक साथ आएगा। तो ये प्रूव हो चुका है, लास्ट 30 ईयर्स में प्रूव हो चुका है कि मोदी जी अपने लोकप्रियता के उत्कर्ष पर, चरम पर थे, 15 में कुछ नहीं हो पाया, 53 सीट पर बीजेपी आकर के सिमट गई। और ये दोनों जब मिले, आप देखिए कितना स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बना, उसमें कांग्रेस भी 27 सीट जीत के ले गई। तो ये बिहार एक गजब का स्टेट है। अभी भी मैं कहता हूं कि सारे सोशलिस्ट विद कांग्रेस अभी भी एक साथ आ जाएं तो बीजेपी कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर ले, कितना भी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रांग हो जाए, नहीं टिक पाएगी। बिहार की पॉलिटिक्स ही ऐसी है। तो इस चीज का फायदा नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं वो मिलता रहा है, और ये माइंड गेम करते रहते हैं। देखिएगा जब वो बीजेपी स्ट्रांग होती है तो कुछ नहीं बोलते हैं, और जैसे बीजेपी वीक होती है तो ही लॉन्चेज ऑफेंसिव, और फिर उसके बाद वो एकदम सीधे से सेल में चले जाते हैं। जिंद क्यों नहीं गए? उनको लग रहा था कि अब मेरा क्या फायदा है, चौटाला जी तो अपने पोता को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो मेरा क्या, मुझको तो यहाँ की गद्दी छोड़नी पड़ेगी अगर उनके फ्रंट में आएंगे। और बीजेपी से भी कुछ सटल मैसेज आया होगा। तो ये इनका जो पॉलिटिक्स, ट्विन ट्रैक पॉलिटिक्स मैं इसको बोलता हूँ, ये नीतीश कुमार की चलती रहती है और ये चलती रहेगी। इसी के कारण से इतने सालों से मुख्यमंत्री बने हुए हैं। मेरा आखिरी सवाल आप दोनों से ही है, अजय उमर जी से और संतोष जी से, एक एक करके। अजय जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, 2017 का चुनाव हम लल्लन टॉप वालों के लिए एक नई चुनौती और नए अवसर की तरह था, क्योंकि हम पहली दफा गैर हिंदी भाषी राज्य में कवरेज के लिए गए थे, एंड द काइंड ऑफ लव एंड रिस्पॉन्स वी गॉट, जिस तरह का प्यार हमें गुजरात में मिला, मतलब मेरे कानों को सौरभ भाई सुनने की आदत पड़ गई थी। आप आइए, वापस आपका स्वागत है। जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि तब तो हमें ये पता था कि 2017 का चुनाव वो पहला चुनाव था जिसमें नरेंद्र मोदी एक मुख्यमंत्री के तौर पे अपनी पार्टी को, अपनी सरकार को डिफेंड नहीं कर रहे थे, प्रधानमंत्री थे। हालांकि वही मुझे लगता है आखिरी में वन ऑफ द डिसाइसिव फैक्टर भी रहा, जो क्लोज में जो बिल्कुल फोटो फिनिश जैसा मामला हो रहा था। और उसके अलावा पाटीदारों का आंदोलन था, एक काउंटर मोबिलाइजेशन भी हो रहा था, और एक लंबी समय सरकार चल रही थी, तो थोड़ा सा एंटी इनकम्बेंसी भी थी। ये सब चीजें दिख रही थी।
जब 2022 में चुनाव होंगे, अगर हम 2021 के उत्तरार्ध में आकलन करें, तो आपको क्या लग रहा है कौन से मुद्दे होंगे जिसको लेके अलग अलग राजनीतिक दल चुनाव में जाएंगे? पहली बार मैं देख रहा हूं कि गुजरात में अभी तक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, ये दो ही मुख्य पॉलिटिकल पार्टीज रहती थी। इस बार आम आदमी पार्टी जो है वो अपनी पूरी ताकत से गुजरात में आ रही है। अगर गांधीनगर जितना छोटा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसमें भी अगर अरविंद केजरीवाल और मनोज सिसोदिया और पार्टी जो है वो एक एक फुल पेज के इश्तिहार जो है 3 बार दे चुकी है, इसका मतलब ये है कि आम आदमी पार्टी गुजरात में, जैसे वो पंजाब में कोशिश कर रही है, गोवा में कोशिश कर रही है, गुजरात में भी अपनी पूरी ताकत लगा रही है। प्रशांत किशोर ने भी अपनी तरफ से सर्वे चालू कर दिए हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार जो फाइट होगी वो त्रिकोणीय रहेगी, ट्रायंगुलर फाइट रहेगी, जबकि अभी तक की जो फाइट थी वो सिर्फ बीजेपी वर्सेस कांग्रेस रही थी। इसलिए अगर आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के वोट शहरी विस्तारों में काटती है तो मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए ये इलेक्शन बहुत ही चैलेंजिंग आएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी रूरल एरियाज में काफी स्ट्रांग है, ट्राइबल बेल्ट में स्ट्रांग है और रूरल एरियाज में स्ट्रांग है, जबकि सिटी एरिया में आम आदमी पार्टी को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो बीजेपी के लिए 2022 का चुनाव भी चैलेंजिंग रहेगा और इसीलिए बीजेपी सोच रही है कि उत्तर प्रदेश के साथ अगर हो सके तो गुजरात का चुनाव भी वो लोग करवाना चाहते हैं। हालांकि ऑप्शंस उन्होंने अभी ओपन रखे हैं। संतोष जी, मुझे कई लोगों ने कहा कि सौरभ जी, और कई लोगों को ये लगता है और ठीक लगता है कि मैं बिहार से हूँ, तो मैं कहता भी हूँ कि मैं आधा उत्तर प्रदेश का हूँ और आधा बिहार का हूँ और वैसे तो पूरे देश का हूँ। खैर, अभी मैं यूपी में घूम रहा हूँ तो कई लोग कहते हैं अच्छा आप यूपी से, हमको लगा था आप बिहार से। हमने कहा वो भी ठीक लगा। मुझे कई लोगों ने ये कहा संतोष जी कि इस दफा 5 बरस नहीं लगेंगे विधानसभा चुनाव में। कई लोगों ने कहा, अलग अलग खेमे के लोगों ने कहा। आप तक भी इस तरह की खबरें पहुंची क्या? ये आपके उत्तर प्रदेश पर डिपेंड करता है। वेरी वेल सेड, वेरी क्रिप्टिक एंड दुरुस्त आंसर। हाँ, नहीं देखिए, ये क्या है ना कि आप अभी बीजेपी असर्ट करने की स्थिति में एकदम नहीं है। जैसे मैंने कहा ना कि उनको लगता है कि चलो पावर शेयर कर लो, दूसरा ये मुख्यमंत्री रहे। अगर 39 सिर्फ 40 में से आ रही है, इट्स अ वेरी गुड डील। तो इनको अभी 24 दिख रहा है, 25 अभी दूर है। तो अभी मुझको उस तरह से सुनाई नहीं दे रहा है ये। लेकिन अगर यूपी में स्ट्रांगली फिर से वापस आते हैं तो इनको लगेगा कि बिहार में कुछ किया जाए। लेकिन जब जब ये बात आती है कि नीतीश कुमार विद गो विद तेजस्वी एंड दे हैव द नंबर, इवन तेजस्वी का अपना नंबर देखिए, स्निफिंग डिस्टेंस फ्रॉम पावर, 12 सीट चाहिए उनको, वो तो यही पूरा देंगे। मांझी, मल्ला और किशनगंज वाले जो जीत के आए हैं, ओवैसी साहब, बैरिस्टर साहब ये पूरा कर देंगे। तो अगर नीतीश कुमार साथ में आते हैं तब तो कहने ही क्या। तो ये डर हमेशा से सताता रहेगा। और मुझको लगता है कि पहला चरण क्या होगा, पहला चरण होगा आप लीडर दीजिए। आपने अभी तक लीडर नहीं दिया, आप बताइए तो सही। पीछे से सब जानता है कि एक स्ट्रॉन्ग चैनल है, नित्यानंद राय इज कॉलिंग ऑल द शॉट्स। पहले पावर सेंटर क्या होता था, सुशील मोदी होते हुए होता था, वो स्टेट प्रेसिडेंट बनाने में उनकी भूमिका होती थी। अब है कि केंद्र भूपेंद्र यादव और नित्यानंद राय, दिस इज द परसेप्शन। यही है। और स्टेट लीडरशिप, स्टेट प्रेसिडेंट का उतना स्टेक नहीं है। ये इंप्रेशन को बीजेपी को एले करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग डिप्टी सीएम के रूप में आपको देना पड़ेगा, तब आप असर्ट कर पाएंगे, तभी कुछ होगा। पहला चरण वही होगा, एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन, स्लोगन, नेशनलिज्म, डेवलपमेंट, ये सारी सब्सिडरी चीजें हैं। तो मुझको वो प्रोफेटिक वर्ड्स, वो हमेशा मैं बराबर बोलता हूँ, कैलाशपति मिश्र का 96 में ही कहा था कि नीतीश कुमार को तुमने नेता बनाया है ना, तुमने देखा तुम्हारा नेता कभी नहीं होगा। एंड ही वाज सो राइट। अभी तक नहीं है। उनकी बातों को बीजेपी अभी भी जुटलाने में सक्षम नहीं है। अभी ऊपर से नीचे तक, आप नीचे तक गिन नहीं पाएंगे। अब बीजेपी उहापों में है, कोई अप्रकाश का लीडरशिप को प्रोजेक्ट नहीं करेगी। अभी उनको ओबीसी, ईबीसी, दलित वाले खेमे से लेने हैं, तो उसमें भी ऐसे चाहिए कुछ येसमैन भी हो। तो वो रघुवर दास वाला एक्सपेरिमेंट बिहार में नहीं चलेगा। यू नीड अ स्ट्रॉन्ग लीडर अगेंस्ट नीतीश कुमार। जब तक आप देखिए, नीतीश कुमार खुद रहते हुए उन्होंने अपने एक सेकंड लाइन तैयार कर रहे हैं आरसीपी के सेंस में। उपेंद्र कुशवाहा गांव-गांव घूम रहे हैं, तो वो अपना पोजर दे रहे हैं कि ओके देखो मेरे बात की लीडरशिप तैयार हो रही है। बीजेपी अपना लीडरशिप तुरंत कह देंगे हमारे पास नेताओं की फौज है। अरे दो तो दिखाओ भाई, कौन फौज में है, फौज को लीड कौन कर रहा है। तो वो बीजेपी देने में अभी मुझे सफल आती नहीं जा रहा है। उनको वो 24 अभी दिख रहा है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, 25 बाद में, एनीवे 24 के बाद आता है।
अमित शाह अक्सर अपनी बातचीत में, जितना भी मैंने बीजेपी से जुड़ा, उनसे जुड़ा साहित्य पढ़ा है, पानीपत की तीसरी लड़ाई का खूब जिक्र करते हैं। संघ परिवार में भी पानीपत की तीसरी लड़ाई का खूब जिक्र होता है, और ये जिक्र इस संदर्भ में होता है कि संख्या बल में ज्यादा होने के बावजूद अब्दाली के मुकाबले बहुत सारे सेनापतियों के होने के चलते हमारी हार हुई। तो बात तो आपने संतोष कही, आप दोनों लोगों ने इतना समय दिया। निखिल जी, आपका भी समय लेना चाहते हैं, कोई आपका सवाल हो पूछ लीजिए। नहीं नहीं, मेरे सवाल हो गए हैं कवर, हम जाएंगे अगले सेशन की तरफ। 4:30 ऑलरेडी बज गए हैं। अजय जी, संतोष जी, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।